ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। मैंने उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी कर लिए थे और आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो कॉपी में करने के लिए दिए थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी का ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजी का चैप्टर है। आपको सर वीडियो पर फोकस नहीं हो रहा है। हाँ भाई, मनीष का कमेंट आया है वीडियो क्लियर नहीं है। बाकी और बच्चे वीडियो क्लियर है या नहीं है, कमेंट करो एक बार। वीडियो क्लियर है या फिर नहीं, एक बार कमेंट कर दो। क्लियर है भाई, क्लियर है। मनीष, अपना नेटवर्क जो है उसको रिफ्रेश करो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए। तो देखो, इस चैप्टर का मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया है समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सेल जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि सेल जो है उसकी डिस्कवरी किसने की। एक बार हम लोग देखेंगे कि डेड सेल और एक बार हम लोग देखेंगे लिविंग सेल कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। शील्डिन और श्वान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी, जो कहती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना होता है। सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब बना होता है और फंक्शनल मतलब कि उसके सेल्स आपस में मिलकर के उसके बॉडी के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा यही थ्योरी कहती है कि एक नया सेल किसी पुराने सेल से ही जन्म ले सकता है। जो एक सेल होता है, नया सेल, वो किसी पुराने सेल से ही जन्म लेता है। फिर इसके अलावा हम लोग शेप एंड साइज की बात करेंगे। कुछ सेल्स हैं जिनकी शेप फिक्स होती है, कुछ की फिक्स नहीं होती है। कुछ सेल है जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ सेल जो है वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे। ये भी हम लोग पहले बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं कि हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर कोई डेफिनेट वेल डिफाइंड या डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइंड होता है, वेल एडवांस्ड डेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स भी दो टाइप के आपके हो सकते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल के बने हों, मल्टीसेलुलर जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हों। और ये भी आपके बच्चों दो टाइप के सेल हो जाते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जैसा आपने देखा था कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, जबकि प्लांट सेल कर सकता है। ठीक है। फिर हम लोग सेल्स और सेल्स के कंपोनेंट्स की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि सेल के अंदर आएगी एक सेल मेम्ब्रेन, सेल की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर एक हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट, वो होगा सेल वॉल। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट एक हार्ड, टफ और रिजिड वॉल होती है जो कि सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ऐसे ही एक सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक लिक्विड भरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, एक सेल के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स। इन सभी को हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपने चैप्टर का एक ओवरव्यू है जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो पेज नंबर आपका जो है वो है आपका पेज नंबर 57, चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहली ही लाइन में एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक डेड सेल, मरे हुए सेल की खोज की थी। ही डिस्कवर्ड अ डेड सेल फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने ट्री की बार्क जो होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उससे कॉर्क बनता है। उस कॉर्क को लिया और उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की इन्होंने कोशिश की। माइक्रोस्कोप में इनको बहुत छोटे छोटे रूम्स, कंपार्टमेंट्स नजर आए जो कि दिखने में सारे के सारे एक जैसे थे, बिल्कुल हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। और हर एक कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल। पर क्योंकि जो पेड़ की छाल होती है बच्चों, जो बार्क होती है ट्री की, वो डेड सेल्स की बनी होती है, मुर्दा सेल्स की बनी होती है। तो इन्होंने सेल की खोज तो की, पर वो जो सेल था वो कैसा था, डेड सेल था। ठीक है। तो फिर इनके बाद में आए लीवन हुक। देखो आपको नेक्स्ट पेज पर इनका नाम दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज पर एक मोर टू नो येलो कलर का एक बॉक्स है, उसमें बच्चों 5th लाइन आपको मिल जाएगी। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से पॉन्ड वाटर को देखा और उस पॉन्ड वाटर के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट, मतलब सेल्स इन्हें नजर आए, और वो सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थे। तो सबसे पहले सेल को खोजा आपके किसने, रॉबर्ट हुक ने, पर डेड सेल को। उनके बाद सबसे पहले लिविंग सेल को खोजने वाले थे आपके लीवन हुक। इसके अलावा एक और नाम आपको इसी बॉक्स में नजर आएगा, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्होंने, जैसे हमारे पास में दिमाग होता है वैसे ही सेल के पास अपना दिमाग होता है, जिसे क्या कहा इन्होंने कहा न्यूक्लियस। उसी लाइन के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें एक और साइंटिस्ट का नाम है परकिंजे। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है सबसे पहले किया था। प्रोटोप्लाज्म हम लोग किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस और साइटो, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ प्रोटोप्लाज्म का मतलब प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो ये जो अपने पहला टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ सेल, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड टॉपिक सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इसी पैराग्राफ में, इसी बॉक्स में आपको मिलेगी, नेक्स्ट लाइन ही है, द सेल थ्योरी, जिसको प्रपोज करने वाले थे शील्डिन एंड श्वान। इन दोनों के नाम आपको मिल जाएंगे, शील्डिन एंड श्वान। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना होता है, और वो सेल्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट होती हैं। इन्हीं से मिलकर के कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी थ्योरी को आगे और बढ़ाया विर्चो। इसी पैराग्राफ में, इसी बॉक्स में आपको अगला नाम मिल जाएगा, विर्चो। इन्होंने ये बताया कि कोई भी नया सेल जो होता है वो अराइज होता है, जन्म लेता है किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो सेल जो पहले से मौजूद हो। तो एक नया सेल किसी एक सेल से ही बनता है, ऐसा नहीं है कि वो बस हवा में अपने आप बन जाता है, नौ बन सकता है। नया सेल किसी प्री एग्जिस्ट है। ठीक है। तो बच्चों ये हो गई आपकी सेल थ्योरी। टॉपिक जो अपने फॉर्म में नहीं है पर उसको पैराग्राफ में यही आपको समझाया गया है, शेप एंड साइज। इस बॉक्स के नीचे पैराग्राफ में आपको एक नाम मिलेगा, अमीबा, AMOEBA।
अमीबा कॉमा क्लेमाइडोमोनास कॉमा पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। इन सभी के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल के बने हुए हैं, एक ही सेल के ये बने हुए हैं, और इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। इनकी शेप जो है फिक्स नहीं है, ये किसी भी शेप में या किसी भी शेप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अमीबा जो है उसके बारे में बात हो रही है कि उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है। सभी ये यूनिसेल्युलर हैं, एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि अगर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर्स। ठीक है, आपके पास में कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं बच्चों, वेरियस सेल्स, जिसमें आप लोगों को नर्व सेल का डायग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके 10th क्लास में आएगा। तो नर्व सेल पर मार्क कर लो, आपसे एग्जाम में डायग्राम बिल्कुल बनाने को दिए जाएंगे। नर्व सेल का भी आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायग्राम, नर्व सेल का डायग्राम आपको आना चाहिए। और नर्व सेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो सबसे बड़ा सेल है वो नर्व सेल ही होता है। लिख देना, बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर। और क्या कोई मुझे बताएगा कि वर्ल्ड में सब क्या होता है, कौन सा होता है? में सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा सेल होता है? तो आप में से इसका जवाब है ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग उसका जो है एग जो है बच्चों वो एक सिंगल होता है, सब सेल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेल का है स्लब को, इसमें तो रॉबर्ट हुक डेड सेल की डिस्कवरी की किसमें? कॉर्क के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद में लिवन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की किसके अंदर? पॉन्ड वाटर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल इसीलिए क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्मॉल सेल से मिलने की वजह से ही मिले बने हैं। ठीक है, स्मॉल सेल से। वॉइस क्लियर नहीं है भाई, राहुल चौधरी का कमेंट आया है वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी एक दो बच्चे और कमेंट करो, वॉइस क्लियर है या फिर नहीं है? क्लियर है? राधिका का कमेंट आया क्लियर है, सुरेंद्र कहता है क्लियर नहीं है। तो भाई राधिका तक तो आवाज मेरी साफ आ रही है, कृष्णम का कहना है वॉइस अटक रही है। हाँ भाई, अब देखो, अब चेक करो, नेटवर्क रिफ्रेश किया है मैंने, अब चेक करो ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया राहुल के भाई, चलो मुबारक हो। हाँ जी, तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है सेल को? क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स इसी सेल से मिलके बने हैं। और फंक्शनल इसीलिए क्योंकि एक ऑर्गेनिजम्स के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला कौन है? सेल ही है। ठीक है,
हाँ जी, आपको हेडिंग दिखेगी अब, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, मतलब एक सेल जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। बच्चों सेल कोई भी हो, किसी का भी हो, उसमें तीन चीजें होंगी ही होंगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। पेज नंबर 59 पर राइट साइड में जो सबसे ऊपर पहली ही लाइन है, तीनों नाम दे रखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पहली ही लाइन में दे रखा है, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, सबसे बाहर की जो कवरिंग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी चीज के एंट्री या एग्जिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब सेल के अंदर कोई अगर चीज एंट्री करेगी तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी, या सेल के बाहर कोई भी चीज जाएगी तो उसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर किसी को अलाउ नहीं करता कि वो सेल के अंदर से बाहर जा सके या बाहर से अंदर जा सके। सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें ही सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकती हैं। तो बच्चों ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है उन्हें बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो आपको लास्ट लाइन मिलेगी इस पैराग्राफ की, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन, परमिएबल का मतलब है परमिट, परमिशन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टेड चीजों को ही परमिशन देती है। तो ये कुछ चीजों को तो अलाउ करेगी और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल जो सेल है CO2 प्रोड्यूस करता है। अगर मैं अपने ह्यूमन बींग्स के सेल्स की बात करूं तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करता है, बाहर भी रिलीज करना होता है। तो CO2 सेल के अंदर से कहां जाती है, बाहर। और सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से कहां जाती है, अंदर। या फिर सेल जो है किसी तरीके का वेस्ट बनाता है तो वो अंदर से बाहर जाएगा, या सेल को अगर खाना चाहिए तो वो खाना जो है वो बाहर से कहां आएगा, अंदर आएगा। ये सारा का सारा जो काम है बच्चों, ये होता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन में आपको ये शब्द मिल जाएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है उसी पैराग्राफ में, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। किसी भी चीज का अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना, अपने आप जाना, कहलाता है डिफ्यूजन। जैसे कि पानी ऊंचाई से उस तरफ जाता है जहां पर क्या हो, हाइट कम हो, अपने आप जाता है। बारिश ऊपर से नीचे ही गिरती है। या ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो उस इंसान से आपकी तरफ जाती है जिसके पास में नॉलेज ज्यादा हो। जिसके पास में नॉलेज कम है, ज्ञान नहीं है, उससे तो आपको मिलेगी नहीं। जिसके पास में ज्यादा है, या फिर कह सकता हूं आपसे ज्यादा ज्ञान है, तो ज्ञान जो है, नॉलेज है, उसका भी जो फ्लो है वो भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही हुआ। या फिर अगर आप अपने एक रूम के अंदर अगरबत्ती जलाएं तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में उस अगरबत्ती की स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। अपने आप जहां पर स्मेल ज्यादा थी, अगरबत्ती के आसपास स्मेल ज्यादा थी, अपने आप पूरे रूम में वहां वहां फैल जाएगी जहां पहले अगरबत्ती की स्मेल जो है नहीं थी, या उसका स्मेल का अमाउंट क्या था, कम था। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होता है, जब एक सेल CO2 प्रोड्यूस करता है तो उस सेल के अंदर CO2 बनने लगता है और CO2 का अमाउंट ज्यादा होने लग जाता है। और जब ये CO2 का अमाउंट बाहर जो CO2 मौजूद है उससे ज्यादा हो जाता है तो CO2 अंदर से कहां जाने लग जाती है, बाहर। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन काम करता है।
बाहर अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है सेल के अंदर के मुकाबले, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर से ऑक्सीजन जो है वो कहां एंटर कर जाता है, अंदर एंटर कर जाता है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में सब कुछ दे रखा है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बना के रखा हुआ है, आगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कैसे CO2 या जो O2 है वो ट्रेवल करते हैं सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। ठीक है, तो ये आगे आपके क्वेश्चन भी आएगा और आप लोग इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब बैलेंसिंग नहीं है, डिफ्यूजन का मतलब है कृष्णा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बैलेंसिंग नहीं कह सकते इसको, बैलेंसिंग को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती है। सेम बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी है। देखो पेज नंबर 59 पर जो लास्ट लाइन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब पानी किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तब इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में पानी मूव कर रहा है, मतलब जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी मूव करेगा जिस तरफ पानी क्या है, कम है। इसका मैं एग्जांपल तुमको देता हूं बहुत बढ़िया। जब आप किशमिश को पूरी रात पानी में भिगो करके रखते हैं तो क्या होता है, सुबह तक किशमिश जो है फूल जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर से पानी किस्म के अंदर एंटर कर गया किशमिश में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि किशमिश के अंदर तो पानी का अमाउंट क्या रहा होगा, कम, और किशमिश के बाहर पानी का अमाउंट क्या रहा होगा, ज्यादा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। जब आम, जो रॉ मैंगो जिसको कैरी भी हम लोग बोलते हैं, कैरी का अचार वगैरह जब हम हमारी मम्मी वगैरह दादी वगैरह डालती है तो कैरी का साइज बड़ा होता है, बड़ी बड़ी कैरी होती है, पर जब उसका अचार तैयार हो जाता है तो कैरी एकदम पिचक जाती है, एकदम श्रिंक कर जाती है, सूख जाती है। क्यों? क्योंकि अचार बनाते वक्त दादी नानी हमारी जो है वो नमक के पानी का इस्तेमाल करती है, सॉल्टी वाटर का। सॉल्ट डालने से सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है और पानी का अमाउंट क्या रह जाता है, कम। तो जब आप कैरी को इस नमक के पानी में डालोगे तो कैरी के अंदर तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी और बाहर जो सॉल्टी वाटर है उसमें पानी की मात्रा, पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम। तो अब क्या होगा, अब पानी मूव तो करेगा पर कैरी रॉ मैंगो के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, और अगर अंदर से पानी निकल जाए तो जो रॉ मैंगो है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, वो एकदम पिचक जाएगा। ठीक है, यही चीज आगे 3 पॉइंट आपको दिखाई देंगे। इन्होंने यहां इन 3 पॉइंट में यही चीज समझाई है। अगर पहले पॉइंट में क्या कह रहा है देखिए, अगर मीडियम, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मतलब सेल को आपने एक मीडियम में, मान लो एक लिक्विड में रख दिया, उस लिक्विड में, जो सेल के बाहर जो लिक्विड है उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा है और सेल के अंदर पानी का अमाउंट क्या है, कम, तो सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस केस में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अंडरलाइन कर लेना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो दूसरे के मुकाबले। अगर मान लो दोनों में, मतलब सेल में, जिस मीडियम में तुम सेल को रख रहे हो, दोनों में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो यहां पानी ना तो अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे पॉइंट में यही बता रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरे में बता रहा है कि अगर तुमने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसमें वाटर का अमाउंट सेल के मुकाबले कम है, तो इस बार वाटर का मूवमेंट तो होगा
पर वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट बच्चों कम है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये तीनों टाइप के सॉल्यूशंस या मूवमेंट या ऑस्मोसिस समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आ गया है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम लोग देखोगे तुम लोगों के किचन वगैरह में आरओ लगा होता है, कोई मुझे आरओ की फुल फॉर्म बताएगा? कभी आरओ पर पूरा नाम पढ़ने की कोशिश की हो, फ्री रहे हो, समय रहा हो फ्री तुम्हारे पास, बोर हो रहे हो और तुमने आरओ की फुल फॉर्म देखी हो? कोई कमेंट करके बताएगा आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? किसी का कमेंट नहीं आया, मतलब सबके सब बस पानी पीने बिजी हैं, आम खाने में बिजी हैं, गुठलियां कोई नहीं गिनता। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एकदम उल्टा। अगर ऑस्मोसिस में पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में पानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, चलो ये सब तो हमारी बात हुई डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता चला कि आपका जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है? उसका काम है कि ये सेलेक्टिव चीजों को ही मूव करने देता है, सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन किसी भी चीज को निगलने के काम भी आता है, एनगल्फ करने के। पेज नंबर 60 पर लास्ट पैराग्राफ, the flexibility of a cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. अमीबा एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा जो काम कर रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि एक सेल काम कर रहा है। अमीबा खाने को कैसे खाता है? देखो, जब अमीबा के आसपास कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, जिससे उसकी शेप जो है वो चेंज होने लगती है। और ये सेल मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल के चारों तरफ जो है वो क्या कर लेती है? घेरा बना लेती है। और फूड पार्टिकल को इस तरीके से सेल या अमीबा निगल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। देखो आगे भी लिखा है, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। तो अमीबा जो है वो खाने को एंडोसाइटोसिस की हेल्प से ही निगल पाता है। दांत तो होते नहीं है, एक ही तो सेल है, तो निगल पाता है, चबा नहीं पाता है। इंटेक्स क्वेश्चन पर आ जाओ। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। इसमें आपको डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है, जैसा मैंने डिफ्यूजन को समझाते वक्त कहा था कि आगे क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउस सेलेक्टिव थिंग्स टू एंटर और एग्जिट थ्रू सेल। तो ये सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करती है सेल के अंदर एंटर करने के लिए या फिर सेल से बाहर एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास में सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो ऑर्गेनल है वो है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं पाई जाएगी। अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो तो एक तो प्लांट्स में पाई जाती थी और ये पाई जाती थी फंगाई में। प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की और फंगाई में बनी होती है काइटिन की। ठीक है, प्लांट्स में बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। देखो मिल जाएगा तुम्हें सेल वॉल की फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। फोर्थ लाइन है, द सेल वॉल, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज।
और जबकि काइटिन की बनी थी फंगाई के अंदर। ठीक है, तो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में ये नहीं होती। काम क्या है, ये एक रिजिड और हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करती है सेल को। देखो प्लांट सेल, बेचारा पौधा जो है चल फिर नहीं सकता, बड़ी दुख की बात है। सर्दी गर्मी बारिश तूफान कुछ भी आए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, बेचारा टस से मस नहीं होता, वहीं की वहीं खड़ा रहता है। तो उस बेचारे की प्रोटेक्शन के लिए ऊपर वाले परमात्मा ने क्या बनाई है, सेल वॉल बनाई है। उसके सेल का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जाको राके साइया ठीक है, मार सके ना कोई, क्योंकि उसके पास में क्या मौजूद होती है, सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कवरिंग, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है प्लांट्स के लिए। हम एनिमल्स के लिए तो कोई जरूरत है नहीं, बारिश हो धूप हो छाता खोल लेते हैं, एसी चला लेते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोगों को ऊपर वाले ने सेल वॉल से वंचित रखा है। तो सेल वॉल का काम आपको पता होना चाहिए। और सेल वॉल प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है। देखो अगर तुम्हें याद रहे, वैसे तो पिछले चैप्टर में था कि फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, नहीं याद रहता तो यहां भी लिख सकते हो, सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, इसके सेकंड पैराग्राफ में तुम्हें फिफ्थ लाइन में एक वर्ड दिखाई देगा, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ये क्या है, जब कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करने लगता है, मतलब वाटर उसके अंदर से बाहर जाने लगता है, वो ऑब्वियसली जैसा मैंने कंडीशंस बताई कि जब ऐसा हो जाए कि अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाए, बाहर जो है कम हो जाए, तो इस कंडीशन में वो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। और इसी कंडीशन को नाम दिया गया है प्लाज्मोलाइसिस। प्लांट सेल्स के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के लिए प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, बाकी बच्चों सेल वॉल में आप ज्यादा से और क्या समझ सकते हैं कि प्रोटेक्शन के अलावा एक सेल को शेप प्रोवाइड करने में भी सेल वॉल का हाथ होता है। बाकी और ज्यादा कुछ सेल वॉल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट ऑर्गेनल पर, जो है न्यूक्लियस। आगे ब्रैकेट में लिखिएगा, हेडिंग के न्यूक्लियस के आगे लिखिएगा ब्रेन ऑफ अ सेल। ब्रेन ऑफ अ सेल, ब्रेन ऑफ अ सेल, ये एक सेल का दिमाग होता है। और क्यों, आगे लिख दो, बिकॉज इट कंट्रोल्स all the activities of a cell, all the activities of a cell, of a cell। पेज टर्न कर लीजिए आप लोग, पेज नंबर 62 पर आ जाइए। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस में एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, एक कवरिंग जिसकी भी दो लेयर है, एक बाहर और एक अंदर की तरफ। इस डबल लेयर्ड कवरिंग को कहा गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की एक कवरिंग थी सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो काम था सेम वैसा ही काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। अगर किसी चीज को न्यूक्लियस के अंदर जाना है या अंदर से बाहर जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, तब वो जाएगा बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उन्हीं का एक फीचर हो सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी वजह से कोई भी मटेरियल जो है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकता है। बाहर से अंदर का मतलब है साइटोप्लाज्म। जैसा मैंने आपको बताया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ एक जेली लाइक लिक्विड होता है। तो साइटोप्लाज्म से किसी भी चीज को न्यूक्लियस के अंदर आना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है,
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, एकदम रॉड जो होती है उसकी तरह दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। इन क्रोमोसोम्स की वजह से या इन क्रोमोसोम्स से बनता है डीएनए, आपको मिल जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है बच्चों, इसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब यह है कि डीएनए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने के लिए। तो हमारे फीचर्स हमारे मदर फादर से मिलते हैं, उन्हीं के जैसी या तो हाइट होगी, बालों का कलर होगा, या शक्ल उनसे मिलती होगी, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख 1 नाक, है ना। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे फीचर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर डीएनए जो आया है वो उन्हीं से आया होगा, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है, ये एक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसको बच्चों हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए, आपसे मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक इस चैप्टर के आगे को आप रीड करके रखिएगा।